आज के समय में दुनिया बदलती जा रही है, युवाओं ने खेती की काया पलट कर दी है। ऐसे ही 24 साल की श्रद्धा ने डेयरी के अंदर टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट डालकर खेती को मजेदार बना दिया है। 80 भैंसों का 3 वाला फार्म, गोबर से फर्टिलाइजर और गैस से बिजली बना रहे हैं। है ना एक कमाल का फार्म? तो चलो विजिट करते हैं इस मजेदार फार्म को। श्रद्धा जी नमस्ते। नमस्ते। इस फार्म के बारे में हमें बताइए। मैं 24 साल की श्रद्धा ढवन, श्रद्धा फार्म करके जो 2 मंजिला भैंसों का तबेला है वो चलाती हूँ। और कितने एरिया के अंदर है? 6000 स्क्वायर फीट का है और आज की डेट में हमारे पास 75 भैंसे हैं। और क्या क्या प्रोड्यूस निकाल रहे हैं आप, या खाली दूध बेच रहे हैं? पहले तो हम सिर्फ दूध बेचते थे, लेकिन आज की डेट में हम सब दूध के बाय प्रोडक्ट्स, उसमें घी, छाछ, लस्सी, ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके बाद में हम बायोगैस से प्रोड्यूस हुई जो स्लरी है वो एंड वर्मी कंपोस्ट एंड जीवाणु जैविक खाद, ये सब प्रोड्यूस हमारे श्रद्धा फार्म से निकलते हैं। तो यहाँ पे आपने डबल शेड पूरा रैंप लगाया हुआ है। ये हमारा पुराना फार्म है जिसमें हमने टेल टू टेल तबेला बनाया था। ये भी स्लैब का है, तो हमने स्लैब पे सबसे ज्यादा फोकस किया। अब हम जो आए हैं ये फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पे आपने जैसे भैंस का एक किया हुआ है आपने, है ना? गाय पे क्यों नहीं गए आप? मेरे पापा पहले से ही ट्रेडिंग करते थे भैंसों का, तो वो एक प्लस पॉइंट था। एंड हमारा जो मार्केट है वो भैंसों का जो दूध है उनके लिए बना है। तो जो रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है वो भैंस के दूध में इतना ज्यादा नहीं रहता। हम प्रॉफिटेबली चला सकते हैं अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो तो। इसलिए हमने भैंस चूज किया और उस पर ही काम करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो शेड डिजाइन के बारे में आप पूरा बता दीजिए एक बार। ये जो हमने शेड डिजाइन किया है ये हेड टू हेड है। बीच में हमने जगह रखी है जिसकी वजह से 2 लोग अच्छे से आ जा सके। इसकी वजह से चारा डालने के लिए हमने वो जगह रखी है। और कितने बाई कितने में, और हेड टू हेड कितना आपने बताया था इसमें? नीचे हमारा 3000 स्क्वायर फुट है और ऊपर अराउंड 3000 स्क्वायर फुट है। ये हाइट कितना है? हाइट ये 8 फीट का है। नीचे भी 8 फीट है? नीचे भी 8 और 8 16 अपना फीट हो गया। यस। और बीच में जगह कितनी दी हुई है आपने? बीच में हमने 4 फुट रखी है। और रैंप किस हिसाब से बनाया आपने? हम भी अच्छे से आ सके और भैंसों की भी आने में आसानी हो, इस हिसाब से हमने वो स्लोप दिया है। जैसे आपने डिजाइन तो कर लिया है, लेकिन अगर नॉर्मली हम देखें जितना बड़ा आपने ये बनाया, जमीन आपके पास में है, तो लेंटर क्यों डाला? लेंटर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। जब भी टीन का शेड बनाएंगे तो हम गर्मी में कभी भी उस टीन के शेड में नहीं रहते जी। हम पेड़ के नीचे जाते हैं बैठने के लिए। हाँ, गर्म हो जाता है और सर्दी में ठंडा हो जाता है। यस। तो स्लैब में क्या होता है वो हमें प्लस पॉइंट मिलता है। मतलब तो आपने ये कि स्लैब तो वहाँ पे जब भी डालना है, लेंटर डालना है, तो इसके ऊपर ही डाल दें, जगह भी बच जाएगी। तो ये और बताइए कि ये आपने कैसे किया हुआ है बायोगैस वाला, और ये प्लास्टिक वाला यूजुअली देखने को नहीं मिलता, वैसे वाला देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हमारे फार्म में से जो वेस्ट आएगा इसमें से हम इसमें स्लरी बनाएंगे। जो गोबर होगा सब गोबर यहाँ तक भेकर नहीं आ सकता, कुछ गोबर मैन्युअली डालना पड़ेगा। और जो स्लरी आएगी फार्म में से वो हम पाइप से वो जो पाइप है वहाँ से आ जाती है इसमें ना? से वो डालते हैं जितना हमें पानी भैंसों का धुला हुआ जितना जरूरत है, और ये इस टैंक में आता है। टैंक में आ जाता है। इसके बाद ये 30 हजार लीटर का डाइजेस्टर है। ये जो ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा है, जब स्लरी डाइजेस्ट होगी तो ये देखिए बीच में नोजल है, आगे नोजल है, उसमें से बायोगैस बाहर आके फिर उसका थोड़ा मॉइस्चर कम किया जाता है। और हमारे फार्म के ऊपर एक हमने स्टोरेज बनाया है, उसका बलून है, तो उसमें सब हम स्टोर करते हैं। फिर उस बायोगैस का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। और एक प्लस पॉइंट है हमारा जो कि स्लरी, वो भी हम बेचते हैं। मतलब जो वेस्ट था उससे हमें अच्छा इनकम सोर्स जनरेट होता है। एंड जो बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उससे हम चाप कटर, बोरवेल का मोटर हो, बावड़ी का मोटर हो, और बाकी हमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो सब हम वो सारी चीजें चलाते हैं। यहाँ स्लरी आ जाता है। इसको अच्छे से एरेशन करेंगे। अभी ये जो ब्लैक कलर का जो लेयर आया है वो जितना ज्यादा हमने एरेट किया इसकी वजह से वो इतना अच्छा लेयर आया है जी। तो टोटल अगर स्लरी बात करें और बायोगैस बात करें तो कितना उत्पादन हो जाता होगा? बायोगैस का हमारा अराउंड 3000 लीटर स्लरी बनाते हैं। तो उसमें से हमने कैलकुलेट नहीं किया कि इतना केजी होगा, लेकिन हमारा बलून फूलता है, उससे हमें अंदाजा आता है कि अरे हम सब इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं। और जब सीजन अलग अलग होगा तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन बायोगैस का कम ज़्यादा हो जाता है। तो और ये पूरा सिस्टम कितने का अंदाजा आ जाता है बायोगैस वाला? इसमें हमें 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 10 से, और कितने साल तक आपने कितने साल से चला रहे हैं और कितने साल तक चल जाएगा? अराउंड हमें ये 3 साल से चला रहे हैं और इसकी 10 साल की तो वैसे ही गारंटी है। फोडर का और बता दीजिए मैम कि जैसे फोडर आपके पास में आता है तो किस हिसाब से आप मैनेज कर रहे हैं? हमें जमीन एक्चुअल तो कम है, इसलिए 30 होने तक हमने खुद सब काम घर पे किया। 30 भैंस होने तक। फिर बाद में हमने खेती
पर जो हमारा ध्यान था वो हटा के फिर हमने पूरा फोकस इस डेयरी फार्मिंग पर किया। और जो भी चारा था वो हम तब से बाहर से आज तक प्रोक्योर करते हैं। और यहाँ पे जैसे अभी पूरा ये पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप बता रहे थे कुछ, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारा, ये हम दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो बायप्रोडक्ट्स का है वो अब हमने शुरू किया है। और यहाँ पे अपने चारे का लगाया हुआ है ना, ये भी हरा Yes. चारा अभी गन्ने का ऊपर का है। यस, अब ये जो स्पेस है ये हरे चारे के लिए है। इसमें क्या होता है, ये हमने इतना ऊपर बनाया है, हमने पिकअप के लिए पिकअप में हाइड्रोलिक बनाया है। तो जब भी चारा भरते हैं डायरेक्टली यहाँ खाली करते हैं, बरसात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, चारा सड़ जाता है, तो ये शेड हमने उसके लिए बनाया है। आपका शादी हो गया है ना? यस यस और अभी ये आपका मायका है। यस राइट। और आप रहते हैं 2, तो किस हिसाब से पूरे सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं यस राइट। मतलब ये तो पूरे महाराष्ट्र को पड़ा क्वेश्चन होगा शायद। जी जी। और आपको नहीं, एक सबसे मेन चीज ये है ना कि कोई लड़की माइंडसेट ये रहता है कि भाई काम शुरू किया, अब जाना है ससुराल, ये काम बंद हो गया, तो कोई भी लड़की अगर उस फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखती है, राइट, तो ये तो हर, मतलब जो भी पापा के यहाँ किया है ये तो हर लड़की को छोड़ना ही पड़ेगा। वो मुझे भी छोड़ना पड़ सकता था, पर मैंने क्या किया, उसके जो अलाइड बिजनेसेस है वो शुरू किए, इसीलिए चल रहा है। मतलब जब मेरी शादी थी उसके 4-5 दिन पहले मेरे पापा ने अराउंड 35 से 40 भैंसे बेच दी थी, बिकॉज उनको अंदाजा ही नहीं था ये शायद फिर वापस आएगी या फिर कैसा एनवायरनमेंट होगा। लेकिन क्या होता है, मैं जो ट्रेनिंग चलाती हूँ वो भी यहाँ होता है। और जो खाद के जो बिजनेस है, मतलब वर्मी कंपोस्ट जो निकलता है एंड जीवाणु जैविक खाद है, डंग पाउडर है, वो सब हम यहाँ से जो गोबर प्रोक्योर करते हैं। एंड जो हमारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बांट के है। लाइक मेरे पापा है वो ट्रेडिंग ही करेंगे, मेरा भाई है वो ट्रीटमेंट और चारे का देखेगा, जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो गोबर का बनेगा वो मैं देखूंगी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट के है। मेरा जो ससुराल है वो भी बहुत नज़दीक है, वो भी बहुत सपोर्टिव है, और मुझे भी यहाँ से अच्छा इनकम मिलता है, मेरे भाई को, पापा को, सबका अलग अलग है। तो सभी का बेनिफिट हो रहा है, ससुराल का भी बेनिफिट हो रहा है, यहाँ का भी बेनिफिट हो रहा है, आपका भी हो रहा है, तो क्यों ना सभी मिलके काम करें, इसलिए वो इतना ज्यादा अच्छे से चल रहा है। तो अगर किसी को 10 भैंसों से शुरू करना हो तो पूरा इकोनॉमिक्स और वैसे समझा दीजिए। तो 10 भैंसे के लिए अराउंड 12.5 लाख रुपए वो लगेंगे, एंड ईच भैंस को 50,000 रुपए शेड बनाने के लिए जाएंगे। तो अराउंड 15 से 20 लाख के बीच में 10 भैंसों का फार्म शुरू हो सकता है। उसमें चारा, पशु खाद्य और बाकी के एडिशनल खर्चे हो जाएंगे। 10 भैंसों में कम से कम 100 लीटर तो दूध आराम से आएगा। 100 लीटर यानी 60 रुपए लीटर से जाएगा तो 6,000 रुपए, फिर 1,80,000 रुपए, तो 80,000 चला जाए, 1 लाख रुपए बचेगा। लेकिन होता क्या है, भैंसों का दूध कम हो जाता है, फिर उनको समझ में आता है अरे नहीं, ये तो एक्चुअल प्रैक्टिकल में बहुत अलग है। तो क्या करना पड़ता है, जब हम 10 भैंसों तक हमें जाना है तो हम शुरुआत 4-5 भैंसों से कर सकते हैं। पहले साल में तो बहुत फार्मर्स की जो इन्वेस्टमेंट की है वो रिटर्न नहीं आएगी, दूसरे साल से वो प्रॉफिटेबली चला सके। मुझे तो भैंसों का अच्छा लगता है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस है दूध के रेट में तो वो उतने ज़्यादा नहीं है, और जो मार्केट को नीड है भैंसों के दूध की वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो ड्राई पीरियड है वो अगर मेंटेन नहीं कर पाए फार्मर्स तो ये चला जाएगा। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम है कि फार्मर्स भैंसों की जगह गायों को प्रेफरेंस देते हैं और उनका काम भी बहुत आसान होता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो खेती के अंदर आना चाहती है और डेयरी फार्मिंग करना चाहती है? मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम हो वो फेस करने की अगर एबिलिटी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमें एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। एंड लड़कियों के मतलब जो व्यू होते हैं वो लड़कों से बहुत अलग होते हैं, तो वो भी हमें बहुत बार अलग से सोचना पड़ता है कि कहाँ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो जो भी लड़कियाँ इस क्षेत्र में आना चाहती है तो वो आ सकती है, लेकिन इतना भी हमें इसमें हावी नहीं होना कि अरे सब काम मैं ही करती हूँ, नहीं ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी हम काम शुरू करेंगे उसमें हमें कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। जो भी लड़कियां इसमें आएंगी तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक स्टेज ऐसा आता है अरे हम क्या कर रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरे पापा कर रहे हैं, तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर
हमें अलग से पहचान बनानी पड़ेगी, तो हमें सब काम ये करने पड़ेंगे। उसमें अराउंड 80-90% काम हमें खुद आनी चाहिए, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। दूध बेच के भैंस की डेयरी प्रॉफिटेबल मैंने शायद इक्का दुक्का देखी होगी। ओके। कैसे प्रॉफिटेबल आप कर रहे हैं इसको? हाँ, ये तो बहुत फार्मर्स को भी क्वेश्चन है कि भैंसे प्रॉफिटेबली हम कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि भैंसे कुछ ऐसी भी होती है कि प्रेगनेंसी के बाद 4-5 महीने में ही उनका दूध खत्म हो जाता है, तो फिर और 4-5 महीने बच जाते हैं, उसमें उनसे आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भैंसे 7 महीने तक प्रेगनेंसी की जाती है, फिर 3 महीने बचते हैं, तो उसमें हम प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। लेकिन भैंसे जो हीट पर आती है, तो जो भी हार्मोन्स रिलीज होंगे, कभी कभी उन हार्मोन्स को इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती, तो इस वजह से वो हीट पर आई है, ये कुछ फार्मर्स को समझ में नहीं आता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हीट पे आई, ये समझ में नहीं आया, इसके लिए हम उसकी प्रेगनेंसी फिर लेट, जितनी ज़्यादा लेट रहेगी तो उतना प्रॉफिट कम रहेगा। पशु खाद्य हम देते हैं, उसमें हमें भी प्रॉब्लम थे। हम भी एक साल हमारा ऐसा था कि हम 3 लाख रुपए पर मंथ का बना रहे थे रेवेन्यू, लेकिन 1 रुपया भी हमें बच नहीं रहा था। तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या थे, जो भी चारा और पशु खाद्य हम खिलाते थे, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। और रिसर्च के बाद चारा अच्छा किया, पशु खाद्य अच्छा किया, फिर हमारा फैट अच्छा लगने लगा, तो उसमें रेट बढ़ा। दूसरा, जो पशु खाद्य का जो रेट हमारा बढ़ा था बहुत ज़्यादा, वो हमें अराउंड 30 रुपये 32 रुपये कभी कभी एवरेज कॉस्ट आता था। 32 रुपये क्या? पर केजी एवरेज कॉस्ट आता था। अब हमने क्या किया, 50% पशु खाद्य हम बाहर से बुलाते हैं और 50% हम खुद बनाते हैं अभी। तो उसमें क्या हुआ, हमें जो एवरेज कॉस्ट 30 रुपये पर केजी आता था, वो हमें 26 रुपये पर केजी आता है। तो उसमें हमारा कॉस्ट कटिंग हो गया। और हम जो चारा हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, वो प्रोक्योर करने के बाद फिर हम वो बेचते हैं, जितना हमें लगेगा उतना रखते हैं, फिर बचा हुआ बाकी के फार्म्स को भी बेचते हैं, उससे भी हमें कुछ एडवांस प्रॉफिट मिलता है। तो हमारा जो चारे का जो खर्चा है, वो उस प्रॉफिट की वजह से और कम हो जाता है। इसलिए अराउंड कभी कभी तो हमें चारा फ्री में भी मिलता है, तो वह हमारा कॉस्ट कटिंग हो गया, पशु खाद्य में कॉस्ट कटिंग हो गया। और हमारे कभी कभी क्या होता है, जो वर्कर्स होंगे, जब उनको पता है कि अरे इसको कुछ काम ही आता नहीं, उसको पता ही नहीं दूध कैसे निकालना है, तो जब वो कहेगा नहीं मालिक अब हमें कुछ पैसे बढ़ा के चाहिए, तो उनको देने पड़ते हैं, तो उसमें कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन हमारे वर्कर्स को पता है आज भी हम गए तो ये सब कर सकते हैं, मैं काम कर सकती हूँ, मेरे पापा दूध निकाल सकते हैं, मेरी माँ मेरे भाई सब कर सकते हैं। तो इसलिए वो हम उस जगह वो जो लोग हैं वो हमें उस तरीके से देखते नहीं, तो वो भी कम जाता है। तो इस वजह से हम प्रॉफिटेबल बनाते हैं। एंड अगेन उसके बाद हमने जो बाय प्रोडक्ट्स हमने जो बनाते हैं, अब जो स्लरी है, जो वेस्ट था, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जो खाद था, गोबर बेचते हैं, उससे हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। जब हम उस पर वैल्यू एडिशन करते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट और जीवाणु जैविक खाद बनाते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती है। स्लैब वगैरह क्या है, ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई। इसमें क्या होता है, हमारा जो गर्मी में और ठंडी में जो प्रोडक्शन पहले कम होता था, वो कम नहीं होता, इसलिए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। मतलब हमारा जो एवरेज दूध रहता है साल का, वो बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो आपने मतलब कि फूड पे किया है, फिर फूड बेच भी रहे हैं, फिर आपने, आपके ब्रदर जो हैं वो डॉक्टर हैं, फिर साथ में शेड की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है, फिर आप वैल्यू एडिशन अपने दूध को घी और वो बना रहे हैं, फिर स्लरी बना रहे हैं, फिर बायोगैस जो खर्चा होने वाला था वो आप कर रहे हैं, फिर साथ में आप खुद काम कर सकते हैं, इसलिए डिपेंडेंसी आपकी कम है। तो कहने का मतलब 15-20 चीजों को मिला के आपने अलग अलग जगह से पकड़ा और उस चीज को आपने बेटर कर लिया। और मेरे पापा भी ट्रेडिंग करते हैं, वो भी हमें प्लस पॉइंट है। ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि हमें आज नई भैंस चाहिए, दूध कम हुआ है, हमारा एवरेज अच्छे से बैठ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, कुछ हमारे आजू बाजू के जो बहुत ज़्यादा विश्वास हम उन पे रख सकते हैं, उनके बाद अच्छा खाद वो जो देते हैं, उन फार्मर्स के साथ टाई अप करके फिर वो दी जाती है, फिर दूध की आती है, तो और अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे कर सकते हैं? संपर्क के लिए हमारा नंबर है ऑफिस का 8999910195। और लोकेशन क्या है फार्म की, ये भी बता दीजिए। लोकेशन अहमदनगर जिले में पारनेर तालुका में एक निगोज गांव है। अगर कोई भी पुणे से आना चाहेगा तो शिरूर से 20 किलोमीटर
अंदाजे से है, और नगर से आना चाहेगा तो पारनेर जो तालुका है, तहसील है, वहां से इस फार्म तक आ सकता है। दोस्तों, युवाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे लिए वो इंस्पिरेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि श्रद्धा जी। तो अगर आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहां पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय किसान।